नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं रीजनल एस्पिरेशंस, और उसका है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो चलिए आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे पंजाब के राजनीतिक संदर्भ की, हिंसा का चक्र और शांति की, और ये आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, मतलब कि क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से लोगों की क्या आकांक्षा है, क्या उनकी इच्छा है। देखिए हर व्यक्ति की अलग अलग पहचानें होती है और अलग अलग पहचान में वो अलग अलग इच्छाएं जाहिर करता है। जैसे कि आज मेरी एक जाति है तो मैं मेरी जाति के हिसाब से कुछ इच्छा नहीं साहब हमारी जाति के साथ ऐसा होता है, हमारी ये डिमांड फुलफिल करी जाए। हमारा एक धर्म से नाता होता है, हमारी एक सोसाइटी से नाता होता है, हमारे एक क्षेत्र से नाता हो सकता है, हमारे एक व्यवसाय से नाता हो सकता है। जैसे आपने कभी बार देखा होगा कि टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं, कभी कोई आंदोलन करता है, तो वो उनका व्यवसाय से जुड़ी हुई उनकी आकांक्षाएं होती है। हम यहाँ पे क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पढ़ रहे हैं कि क्षेत्र को लेकर के बड़ी आवाजें उठाई जा रही है कि हमारी जो क्षेत्र की आकांक्षा है उनको पूरा करा जाए। उसमें हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लिया था, जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी को हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब की कि ऐसा क्या हुआ जहां पर पंजाब में इतनी आग सुलझ उठी थी। ऐसा क्या हुआ जहां पर सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से ऑपरेशन चलाना पड़ा। ऐसा क्या कारण हुए पंजाब के जिसमें कि 31 अक्टूबर 1984 को 2 सिख अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सिखों के खिलाफ हिंसा होने लगी। ऐसा क्या था कि इस भारत के सबसे पवित्र स्थानों से एक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ। इन सारी घटनाओं की बात आज हम इस पंजाब वाले लेक्चर में करेंगे। पंजाब के लेक्चर को, पंजाब की पूरी स्टोरी को बड़े ही हम आसान शब्दों में समझेंगे और वो चीज, वो पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमारी किताब में कहीं छूट गया हो या किताब से जोड़ने के काम आएगा। तो चलिए हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब, देखिए बच्चों एक चीज आप और देखिएगा, इस वाले अगर हम चैप्टर में 3 बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, और इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के या पूर्व उत्तर के जो राज्य हैं जिनको हम 7 बहनें कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी जो हैं सातों जो उधर के स्टेट्स हैं। वो एक चीज आप और नोट करिए इनमें कि ये जो तीनों जगह अपन पढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब और जम्मू कश्मीर, कहीं ना कहीं इन तीनों में थोड़ा सा विभाजन और थोड़ा सा पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आ सकता है। जम्मू कश्मीर वाले में तो आपको साफ साफ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नजर आया ही। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि विभाजन जब हुआ और विभाजन जिन एरियो पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो थे पंजाब, बंगाल और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का एरिया जिसको हम आसाम का एरिया मानते हैं विशेष करके, उन वाले एरियाज में। और आज हम जो प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की पढ़ रहे हैं जहां पे पाकिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट हम लोगों ने देखा। हम पंजाब की भी बात करेंगे कि विभाजन से ही किस प्रकार से वहां पे थोड़ा जो परेशानी है वो देखने को मिली, और फिर हम नॉर्थ ईस्ट की भी बात करेंगे। ओके, आज अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की। अगर पंजाब की बात करें, और जब भी हम पंजाब की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 बड़ी पहचानें पंजाब को लेकर करके आती हैं। वो 2 बड़ी पहचान कौन कौन सी है बच्चों? पहली तो अगर मैं बात करूं तो भैया जो पंजाब में रह रहा है वो क्या होगा? पंजाबी होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। और पंजाबी किस बेसिस पे बच्चों? भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि भैया वहां पे वो पंजाबी होंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में रहने वाले अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। एक तो जो हमारे दिमाग में सीधी इमेज बनती है वो बनती है पंजाबी, और दूसरी इमेज हमारी जो बनती है वो बनती है बच्चों सिख, कि वहां पे जो रहने वाले जो लोग हैं उनका धर्म मुख्यतः कौन सा है? सिख धर्म के लोग हैं। तो पंजाब को लेकर करके हमारे दिमाग में 2 छवियां हैं, एक तो भाषा को लेकर करके कि भाई वो पंजाबी, और दूसरा वहां पे जो मुख्यतः धर्म है वो सिख धर्म है। इन्हीं दोनों मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे कि पंजाब में भाषा और धर्म को लेकर करके क्या वाद विवाद हुआ, क्या विचार उत्पन्न हुए, इन्हीं की चर्चा हम लोगों को करनी है। धर्म मुख्यतः सिख और भाषा पंजाबी। अब ये जो पंजाब जो हम लोग देख रहे हैं, इस पंजाब में सामाजिक बनावट में बदलाव आने लगा बेटा। सामाजिक बनावट में बदलाव, सामाजिक बनावट में बदलाव। सामाजिक बनावट में बदलाव आने का मतलब क्या है कि भैया हम लोग जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं और जो सिख बोलने वाले लोग हैं वो आजादी से पहले पूरे एक पंजाब प्रांत में ही रहा करते थे। पंजाब प्रांत बड़ा हुआ करता था। तो सबसे पहले तो जिनकी सामाजिक बनावट बदली, चेंज हुई, वो कब हुई? वो हुई विभाजन के समय में।
सबसे पहले तो अगर सामाजिक बनावट में बदलाव आया तो वो कब आया बच्चों? विभाजन के समय में। क्यों? क्योंकि जब विभाजन हुआ तो काफी पंजाब का एरिया किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। और पाकिस्तान से काफी ऐसे लोग हैं जो कि पंजाब आकर के रहने लगे, ठीक है, जो कि हिंदू थे, मुस्लिम थे या किसी भी धर्म के थे, वो क्या है, पंजाब आकर के रहने लगे। दूसरे राज्यों के लोग जो है वो पंजाब आकर के शिफ्ट हो गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो वहां की सामाजिक बनावट है वो बदल गई, क्योंकि काफी पंजाब का एरिया उनको दे दिया गया तो वहां के लोग हमारे पास आने लगे, ठीक है। उस जो जिसे हम आज पाकिस्तान कहते हैं वहां के लोग यहाँ पर आने लगे, तो यहाँ से सामाजिक जो बनावट है वो थोड़ी सी चेंज होने लगी। तो सबसे पहले तो विभाजन के समय में यहाँ पे सामाजिक बनावट चेंज हुई। दूसरा, राज्यों का गठन करते समय, राज्यों का गठन करते समय कि भैया जब अलग अलग राज्य बनाए जा रहे हैं तो उन राज्यों को बनाते समय में भी क्या हुआ कि बदलाव आए, थोड़े से चेंजेस आए। अब आप सभी को पता है कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके बारे में हमने अध्याय 1 में बात करी थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उसके तहत भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात हुई थी। और उसी समय क्या हुआ कि पंजाब का जो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके को हमने क्या कर दिया, हिमाचल प्रदेश बना दिया। अब हिमाचल प्रदेश जब बना दिया तो पंजाब के लोगों की डिमांड बार बार आ रही थी कि भैया एक राज्य ऐसा बनाओ जहां पर पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हो। परंतु सरकार और राज्य पुनर्गठन आयोग इस बात के बिल्कुल खिलाफ था। वो ये कहते थे कि भैया पंजाबी भाषा अलग नहीं है, पंजाबी भाषा तो हिंदी का ही वर्जन है, हिंदी देख लो, पंजाबी देख लो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए काफी लंबे समय तक पंजाबी भाषा वालों को अपना राज्य, अपना क्षेत्र पंजाब नहीं मिला। तो इस बात से भी वहां के लोगों में थोड़ा सा गुस्सा था, आक्रोश था कि सरकार सबकी मांग सुन रही है परंतु हमारी डिमांड पे ध्यान नहीं दे रही है, पंजाबी राज्य नहीं दे रही है। और पंजाबी राज्य किस आधार पर? पंजाबी भाषा के आधार पर। परंतु 1966 का दौर आया। 1966 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पंजाब की इस मांग को स्वीकार कर लिया और 1966 में 2 राज्यों का गठन हुआ। एक पंजाब, पंजाब किसके लिए बेटा? पंजाबियों के लिए, जो पंजाबी भाषा बोलते हैं उनके लिए पंजाब, और जो हरियाणा भाषा और जो हिंदी भाषा बोलते हैं उनके लिए हरियाणा। तो पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब और हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो पंजाब के लोगों की एक जो डिमांड थी वो डिमांड फुलफिल सरकार ने कर दी कि हमें पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए आप अलग राज्यों का गठन करो। अलग राज्यों का गठन यहाँ पे सरकार ने कर दिया, पंजाब बना दिया, और जो दूसरी भाषा बोलने वाले, विशेष करके हिंदी बोलने वाले, उनके लिए सरकार ने हरियाणा बना दिया। अब आपको लग रहा होगा सर जी यहाँ पे सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, बात इतनी सी डिमांड थी। जैसे हमने देखा था कि दक्षिण में देखा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग हो रही थी तो राज्य बनाया, बात सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, सब ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी सब ठीक हो गया? नहीं। अब यहाँ से आप अब थोड़ी सी आगे कहानी समझो। अब धीरे धीरे यहाँ पे कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन और बढ़ेंगे। अब इस विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 1973 पे आ जाते हैं, 1973। आनंदपुर साहिब एक सिटी है बेटा पंजाब में। तो आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्या पारित किया जाता है? प्रस्ताव पारित किया जाता है। 1920 के दशक में वहां पर अकाली दल बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा अकाली दल। वो अकाली दल के लोग 1973 में आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित करते हैं, सभी सिखों को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और एक प्रस्ताव पारित करते हैं। उस प्रस्ताव में 3 बड़ी मांगे सरकार से उठाने की बात होती है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि आनंदपुर साहिब में सभी जो सिख कम्युनिटी के ज्यादातर लोग हैं उनको बुलाया गया, उनकी मीटिंग करी गई और 3 मुद्दों को लेकर करके सरकार के घेराव करने की कोशिश करी गई कि भाई सरकार से हम इन 3 चीजों की मांग करेंगे। क्या है वो 3 बातें? तो पहली बात तो ये बोली गई कि जो सरकार ने राज्यों का गठन करा है वो ठीक है, परंतु काफी जो सिख धर्म के लोग हैं, ठीक है, सिख धर्म के जो लोग हैं, बहुसंख्यक एरिया है, वो आपने किसको दे दिया? हरियाणा को दे दिया, जो कि गलत है, बिल्कुल ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए। सिख धर्म के लिए ही तो पंजाब है, पंजाबियों की पहचान सिख धर्म से है। तो इसलिए क्या है, जो सिख धर्म के जो लोग हैं वो हरियाणा में आपने कैसे ट्रांसफर कर दिए? उनको तो पंजाब में ही आना चाहिए था। तो जो एरिया जहां पे सिख धर्म के लोग रह रहे हैं, जो आपने हरियाणा को दिया है, वो तो पंजाब का होना चाहिए था। तो गलत आपने विभाजन करा है, गलत आपने राज्य का पुनर्गठन करा है, गलत है। तो दूसरा मुद्दा इन्होंने ये उठाया कि भैया पानी का बंटवारा, पानी के बंटवारे को लेकर करके, नहीं साहब हमारा जो है यहाँ पे पानी रोका जा रहा है, सरकार हमें पानी नहीं दे रही है, दूसरे राज्यों को पानी पहुंचा रही, राजस्थान हरियाणा इनको पानी पहुंचा रही। और तीसरा जो मुद्दा था बच्चों वो था एक शहर एक सिटी का, दैट इज द चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है बेटा वो एक तरीके से आप कह सकते हैं एक आधुनिक शहर है भारत का।
उसको बिल्कुल मतलब पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, पूरा मॉडर्न तरीके से उसको डिजाइन कर करके बनाया गया था। तो अब पंजाब की भी ये डिमांड है कि साहब चंडीगढ़ हमारा हो, हरियाणा भी कहता है चंडीगढ़ हमारा हो। जब दोनों के बीच में विवाद था तो सरकार ने बोला भाई तुम दोनों ही मत लो, हम इसको केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं, दोनों की, आप दोनों राज्यों की राजधानी भी बन जाएगी, दोनों के लिए हाईकोर्ट भी यहीं आ जाएगा, दोनों की विधानसभा भी यहां से चलेगी, ये दोनों का है, मतलब तीनों का ही है, पंजाब सरकार का भी है, हरियाणा सरकार का भी है और केंद्र सरकार का भी है, तीनों का ही है। तो चंडीगढ़ की प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करी गई, परंतु पंजाब कहता नहीं नहीं साहब गलत बात, चंडीगढ़ तो हमारा है, हमें ही देना चाहिए। तो ये तीन मांगे यहां आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में उठाई गई है कि साहब जो सिख धर्म के लोग हरियाणा में चले गए वो वाला एरिया पंजाब के पास आना चाहिए, पानी के बंटवारे की समस्या को सरकार को सोल्व करना चाहिए, और जो चंडीगढ़ है वो किसको देना चाहिए, हमें देना चाहिए, पंजाब वालों को देना चाहिए। 1973 में आनंदपुर साहिब का ये प्रस्ताव वहां पे लोग पारित करते हैं, अकाली दल पारित करता है। इंदिरा गांधी जी इस प्रस्ताव के लिए ये कहती हैं कि ये जो प्रस्ताव लेकर के आया गया है, ये प्रस्ताव जो डिमांड थी इनकी वो मुख्यतः डिमांड हमने फुलफिल कर दी है, पंजाब राज्य का गठन कर दिया है, परंतु ये क्या है, ये गलत है, ये देश के खिलाफ गतिविधि है, ये देश के खिलाफ जाने का काम किया जा रहा है, जो कि गलत है, ऐसे कामों को बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, ऐसी मांग को नहीं माना जाएगा। अब आपको सभी को अच्छे से, आपने सभी ने पढ़ा है कि 1975 से लेकर करके 1977 तक देश में क्या लगा रहता है, आपातकाल लगा रहता है। 1975 से 1977 तक देश में आपातकाल लगा रहा, इमरजेंसी लगी रही, और फाइनली 1977 में आकर करके इमरजेंसी को हटा दिया गया। अब इमरजेंसी को हटाने के बाद बच्चों आप सभी को पता है इलेक्शंस हुए, इंदिरा गांधी की बहुत बुरी हार पूरे भारत में हुई, राज्यों में हुई, ठीक है, क्योंकि आपातकाल का जो नतीजा दुनिया ने देखा, भारत के लोगों ने देखा, भारत के लोगों ने बोला नहीं नहीं भैया अब इंदिरा गांधी वापस नहीं, ठीक है। परंतु जनता दल की सरकार बनती है और जनता दल की सरकार लंबे समय तक शासन नहीं कर पाती, और उस 1.5-2 साल के पीरियड में ही 2 बार सरकार बनती है, एक मोरारजी देसाई की और एक कांग्रेस समर्थित चौधरी चरण सिंह जी की, जो कि 4 महीने तक ही कार्यकाल में रहती है। अब फिर उसके बाद 1980 में वापस चुनाव होते हैं, और 1980 में जब वापस चुनाव होते हैं तो 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी के पास कहीं ना कहीं फिर से फेस था, फिर से इंदिरा गांधी जी पॉपुलर थी, और पूरा भारत में कहीं ना कहीं जीत के लिए उनको दावेदारी थी, परंतु उनको पंजाब में कहीं ना कहीं कमी खल रही थी। पंजाब में उनके पास कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा था जो कि उनके लिए आवाज उठा सके या कांग्रेस का जो वजूद है वो मजबूत कर सके। अब कांग्रेस के वजूद को मजबूत करने के लिए एक नाम वहां पर फिर आया भिंडरेवाला का, ठीक है, भिंडरेवाला, ठीक है। भिंडरेवाला ये व्यक्ति राजनीति में शुरुआत करता है, परंतु बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और देश के लिए सरदर्द का काम करता है। अब उसके बाद यहां तक की कहानी अपनी हुई। अब हम चलते हैं 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार पे बेटा, 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब जो भिंडरेवाला है, भिंडरेवाला ऐसा व्यक्ति था जो कि इस बात के समर्थन में था, किस बात के, इसके जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था इस बात के समर्थन में था कि सिख धर्म का जो एरिया हरियाणा के पास गया है वो यहाँ लौटाया जाए, पानी के बंटवारे में पंजाब को प्राथमिकता दी जाए और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दिया जाए। भिंडरेवाला इस चीज का समर्थक था, मतलब आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थक था, और इंदिरा गांधी जी इस प्रस्ताव के खिलाफ थी। उन्होंने कहा ये तो क्या है कि एक अलग राष्ट्र बनाने के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये जो प्रस्ताव है ये राष्ट्र विरोधी प्रस्ताव है, और इसलिए एक नाम दिया खालिस्तानी, ठीक है, कि ये खालिस्तानी लोग हैं, ये देशवासी नहीं है, सिख धर्म के लोग नहीं है, खालिस्तानी है, जो कि क्या है देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को अलग करने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो अब जो भिंडरेवाला है वो इस चीज में इन्वॉल्व रहता है, और 1984 के टाइम पर जो भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान जो होता है वो होता है हमारे अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, जो सिखों का पवित्र है, हम सभी के लिए पवित्र है, ठीक है, चाहे किसी भी धर्म की कोई भी धार्मिक स्थल हो सभी के लिए पवित्र होती है, वो पवित्र है। तो वहां पर उस सिख मंदिर को, स्वर्ण मंदिर पे पूरा ये जो अलगाववादी जो लोग होते हैं ये लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, और जो सिख मंदिर जहां पर प्रसाद बटा करते थे, जहां पर पवित्रता थी वहां पर अपवित्रता हो जाती है, वहां पर हथियार, भयंकर वाले जो हथियार होते हैं, आप जिनको ये अलगाववादी लोग कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें भिंडरेवाला का बड़ा योगदान है, ये लोग वहां पे पूरे मंदिर को क्या है एक तरीके से इस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं जैसे वहां पर कोई अटैक कर रहा हो, या वहां पे इन जो गुंडे हैं या हम कह सकते हैं ये जो आतंकवादी है, इन आतंकवादियों का बिल्कुल कोई अड्डा हो, ऐसा वहां पे बना दिया। मतलब बहुत ज्यादा स्वर्ण मंदिर के अंदर खूब गन बारूद बम कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। अब जब वहां पर इस प्रकार की घटना सरकार को मिलती है तो सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत 1 जून 1984 को सरकार ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया, ठीक है, कहां पर, पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया।
कि भैया पंजाब में कर्फ्यू है, कोई भी व्यक्ति सरकार की बिना परमिशन के बाहर ही नहीं निकलेगा। और 5 जून 1948 को भारत सरकार ने अपनी आर्मी को भेज दिया। आर्मी को कहां भेजा? स्वर्ण मंदिर भेजा। और आपको फिर वही बात आती है कि जहां इंडियन आर्मी पहुंच गई वहां तो 100% सॉल्यूशन है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब इंडियन आर्मी वहां पहुंची और इंडियन आर्मी ने पहुंच करके जितने भी उग्रवादी थे, जितने भी आतंकवादी थे, उन सबको मार गिराया और उसी में भिंडरावाला की भी मौत हो जाती है। भिंडरावाला को भी सरकार मार देती है, ठीक है। और काफी जो हमारे सैनिक हैं उनकी भी मौत होती है। अब यहां पर जैसे ही 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार सरकार ने चलाया, अब इस ऑपरेशन के दौरान थोड़ा सा क्या है, टेम्पल को नुकसान पहुंचता है। जो स्वर्ण मंदिर होता है उस स्वर्ण मंदिर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है, और स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचने के कारण जो सिख धर्म के लोग हैं वो थोड़ा सा सरकार से नाराज हो जाते हैं कि सरकार ने जो सेना से कार्रवाई कराई, उस कार्रवाई के कारण क्या हो गया, सिख मंदिर जो है, जो स्वर्ण मंदिर है, उसको नुकसान पहुंच गया है। तो इसके कारण क्या है, जो बाकी विरोधी थे सरकार के, उन लोगों को और अच्छा मौका मिल गया सिख धर्म के लोगों को जोड़ने का और सरकार के खिलाफ ले जाने का। अब फिर हम आगे की घटना पर आते हैं, और आगे की घटना थी 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सरदार पटेल की जयंती आती है, और 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी जी का हत्या करी गई थी। इंदिरा गांधी जी की हत्या जो करी वो उनके 2 अंगरक्षक, मतलब उनके 2 बॉडीगार्डों ने ही करी थी, और वो जो दोनों बॉडीगार्ड थे वो कौन थे, सिख समुदाय के थे। तो और ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों जो सिख समुदाय के बॉडीगार्ड हैं, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी जी की हत्या करी थी। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार सरकार ने चलाया, उसी ऑपरेशन के कारण सिख मंदिर, स्वर्ण मंदिर पे क्षति हुई, नुकसान हुआ, जो कि गलत था। अब जैसे ही इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, वैसे ही पूरे उत्तर भारत में क्या है, आंदोलन होना, विरोध होना शुरू हो जाता है। सिख समुदाय के खिलाफ विरोध होना शुरू हो जाता है। बड़ी हिंसा सिख समुदाय के लोगों के साथ होती है कि जैसे ही जहां पे सिख समुदाय के लोगों को देखा जाता है उनके साथ मारपीट होती है। और ऐसा आप हाल सोचिएगा कि दिल्ली में काफी जगहों पर पूरे सिख फैमिलीज में काफी ऐसी सिख फैमिलीज थी जहां पर एक भी पुरुष नहीं बचा, ठीक है। और ये विरोध क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी सिख आंदोलन हुआ कि नहीं साहब, जो सिख है उनके खिलाफ आंदोलन चलाया गया कि नहीं भाई, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को मार दिया। ये कहानी का मैंने आपको ब्रीफ समझाया। अब 1984 में फिर राजीव गांधी जी आएंगे सरकार में, और राजीव गांधी जी किस प्रकार से पंजाब समझौता करेंगे और पंजाब में शांति को स्थापित करेंगे। और 1997 में जाकर करके कहीं ना कहीं पंजाब में पूर्ण रूप से शांति स्थापित होगी, और पंजाब फिर से आर्थिक विकास, सामाजिक विकास की तरफ अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम हमारे जो चैप्टर में जो दे रखा है उसकी तरफ देख लेते हैं। 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। देखिए बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जितना अभी मैंने आपको समझाया है, जो 15 से 20 मिनट का जो भी अभी आपको समझाया, ये आपको कहीं और कोई नहीं समझाता है, ठीक है। इतना डिटेल में जाकर के कोई नहीं समझाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इंदिरा गांधी जी की डेथ के पीछे क्या रीजन रहा, क्यों वहां पर विरोध हुआ, और जो 1984 में फिर हिंसा हुई इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद, उस पर मनमोहन सिंह जी 2005 में क्या कहेंगे। ये सारी घटनाएं अपन इतना डिटेल में जाकर के पढ़ रहे हैं, बाकी और कहीं नहीं पढ़ते। और ये डिटेल में ले जाकर के पढ़ाने का आपको अर्थ क्या है कि जो आप टॉपिक है ना, उस टॉपिक को बिल्कुल आप अच्छे से समझ जाओ। एक तो क्या होता है, हमारा खाना खाना होता है और एक खाने का पचना होता है। तो आप एक तो टॉपिक पढ़ो ही बस, अरे यार ठीक है पढ़ लिया, एक होता टॉपिक को अच्छे से समझना। तो अपन दूसरे वाले पे काम करने वाले व्यक्ति हैं कि बच्चों को टॉपिक बिल्कुल क्या है, अच्छे से समझ में ही आ जाए। देखो किताब ही, अगर मेरे पास कुछ दिनों पहले एक बच्ची का कॉल आया था, वो बच्ची मुझे ये कहती है कि सर हमें किताब रीड करवा दी जाती है। अरे तो किताब रीड करनी होती तो बोला सर हम ही कर लेते, क्या हमें रीडिंग नहीं आती क्या? हम भी 11th-12th के बच्चे हैं, क्या हमें रीडिंग नहीं आती? तो भैया अगर किताब ही सिर्फ रीड करनी होती तो आप ही कर लेते, परंतु इस किताब की जो बातें हैं, उसका जो सार है वो आपको समझाया जाए, उसके पीछे की जो कहानी है वो आपको बताई जाए, तभी तो पॉलिटिकल साइंस इंटरेस्टिंग बनेगा, तभी तो सोशल साइंस इंटरेस्टिंग बनेगा। 1980 के दशक में पंजाब में बड़े बदलाव आए। तो 1980 के दशक में अगर आप देखते हैं, 1980 के दशक का मतलब है 1980 से 90 तक का जो दौर रहता है, उसमें पंजाब में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इस प्रांत की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली। तो जो सामाजिक बनावट है वो पहली बार कब बदली? विभाजन के समय बदली, क्योंकि जो पूरा पंजाब प्रांत था वो 2 भागों में हो गया, आधा पाकिस्तान के पास चला गया और आधा भारत के पास आ गया। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए, इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। तो हरियाणा भी बनाया गया 1966 में, 1956 में हिमाचल प्रदेश भी बनाया गया। ऐसे राज्यों का गठन कर दिया गया जिससे और भी ज्यादा जो पंजाब की सामाजिक संरचना है, सामाजिक बनावट है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है।
हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा। तो 1950 के दशक में हम लोगों ने देखा था कि भैया सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करा गया और फिर उसके बाद सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बिठाया 1953 में, और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बिठाने के बाद सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेकर के आई, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर के आई, जिसके तहत 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये सारी जानकारी हम इसी किताब के अध्याय 1 में बड़े विस्तार से पढ़ चुके हैं। परंतु 1956 तक इतने राज्यों का गठन कर दिया गया, ठीक है। 1960 में महाराष्ट्र पे भी ध्यान गया, महाराष्ट्र गुजरात को भी भाषाई आधार पर राज्य मिल गए, परंतु पंजाब को बड़ा इंतजार करना पड़ा। 1966 तक पंजाब को इंतजार करना पड़ा और 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब पंजाबियों के लिए और हरियाणा हिंदी भाषी लोगों के लिए बनाया गया। इस साल पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ, ठीक है। तो इस साल में 1966 में पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ, ठीक है। और 1920 के दशक में 1920-30 के बीच में क्या हुआ, अकाली दल का गठन हो गया। ये एक तस्वीर मैंने आपको सिखों की यहां पे दर्शाई है। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए। तो पंजाबी सूबा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पंजाबी स्टेट, ठीक है, कि भैया पूरा पंजाबियों के लिए क्या होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए, एक स्टेट होना चाहिए। उसके लिए क्या है, यहाँ पे जो अकाली दल है उसने एक बड़ा आंदोलन चलाया, विशेष आंदोलन चलाया कि नहीं साहब, पंजाबी बोलने वालों के लिए एक पंजाब अलग से राज्य होना चाहिए। और उसमें जो बहुसंख्यक होंगे वो बहुसंख्यक कौन होंगे, सिख बहुसंख्यक होंगे, सिख धर्म के जो लोग हैं वो बहुसंख्यक होंगे। अब बात करते हैं राजनीतिक संदर्भ, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की, भाई पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है। पंजाब सूबे के पूर्ण गठन के बाद अकाली दल ने यहां 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। दोनों ही मौके पर गठबंधन की सरकार बनी। अब अकाली दल 1920 से 30 के बीच में बन चुका था और उसके बाद उसने जब भारत के आजाद होने के बाद भाई पंजाबी सूबे की मांग करी, ठीक है, कि भाई पंजाबी सूबा बनना चाहिए, पंजाबी राज्य बनना चाहिए। और 1966 में जब वो पंजाबी राज्य बन भी गया तो उसके बाद जैसे ही वो राज्य बना तो उसके बाद 1966 और 1977 2 बार अकाली दल को वहां पर राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा जीत मिलती है, परंतु पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता है वो भी जानेंगे, परंतु वो कैसे न कैसे करके गठबंधन सरकार राज्य में बना लेती है। अकाली दल जो है वो गठबंधन की सरकार बना लेगा 1966 में भी और 1977 में भी, परंतु पूर्ण बहुमत नहीं है। अकालियों के आगे ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावाडोल है। अब देखना कि अकालियों ने क्या करा, ये डिमांड तो कर ली कि हाँ भाई पंजाब अलग राज्य होना चाहिए, पंजाब अलग राज्य होना चाहिए, और अलग राज्य बना भी लिया। परंतु अलग राज्य बनाने के बावजूद भी अकालियों को यह बात समझ में आ गई कि भैया पंजाब जो सूबा हमने सिख धर्म का और पंजाबी भाषा लोगों के आधार पर बनवा लिया है, परंतु फिर भी अभी हमारी राजनीतिक स्थिति डावाडोल है। डावाडोल का मतलब क्या है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। क्योंकि भाई आपने जो आपकी एक बड़ी डिमांड थी वो बड़ी डिमांड सरकार ने पूरी कर दी, उस डिमांड से आप जनता के बीच में लोकप्रिय हुए, उसके बावजूद भी आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा है। आप 67 में सरकार बना रहे हो, आपको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ रही है। 77 में आप सरकार बना रहे हो, आपको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ रही है, ठीक है। और हमने बात करी थी तमिलनाडु की, जहां पे डीएमके ने सरकार बनाई थी। डीएमके ने सिर्फ एक आंदोलन चलाया था, ठीक है, एंटी हिंदी आंदोलन चलाया था कि भाई हिंदी को जो है आप नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का काम कर रही है केंद्र सरकार, उसको नहीं करना चाहिए। और जब यही बात तमिलनाडु में डीएमके ने पूरे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के उठाई और 1967 में चुनाव हुए तो डीएमके की सरकार बन गई। मतलब अगर आप अपने क्षेत्र का, आप अपने एरिया का मुद्दा उठाने वाली सबसे बड़ी पार्टी हो तो मतलब फिर तो आपको पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, आपको उस राज्य में तो पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। परंतु अकाली दल को तो यहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह था कि राजनीतिक स्थिति गड़बड़ है भैया, ठीक है, वो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्यों है, आइए उसको भी समझते हैं। पहली बात तो यह कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया। तो सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने पहले ही क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया कार्यकाल को, ठीक है। और अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके कर सकते हैं। दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं हुआ। देखिए बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत की राजनीति में चाहे कितनी ही पॉलिटिकल पार्टियां जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे बन जाए, परंतु अगर आपको सत्ता में पहुंचना है, अगर आपको सरकार बनानी है और सरकार बना करके लंबे समय तक अगर आपको शासन करना है तो आपको सबको साथ लेकर के चलना होगा। चाहे सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति किसी विशेष धर्म का हो, विशेष जाति का हो, कुछ भी हो, परंतु उसको अपने विपरीत धर्म, विपरीत जाति के लोगों को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अगर नहीं लेकर के चलेगा तो भैया आप लंबे समय तक सत्ता में नहीं टिक पाओगे।
पाओगे। ठीक है, ये भारत के लोकतंत्र का स्वभाव ही है। भारत का लोकतंत्र ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कर देता है जो कि जाति और धर्म के विभाजनों की बात करते हैं, जाति और धर्म के आधार पर राजनीतियां करते हैं। तो इसलिए सभी जाति सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने वाला ही राज्य हो और चाहे पूरा केंद्र हो, वहां पर अपनी सरकारें लंबे समय तक चला सकता है। अब अकाली दल जो है वो मुख्यतः सिख धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो पंजाब के जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ा समर्थन नहीं करा अकाली दल को। ठीक है, वो अकाली दल को जिताने के पक्ष में नहीं रहे, तो इसलिए भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तीसरा, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदाय की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था। ठीक है, मतलब जाति और वर्ग में सिख समुदाय भी बटा हुआ है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अपर और जो लोअर वाला सिस्टम है वो सिख धर्म में भी है। तो जब अब वहां पर भी मतलब पूरा सपोर्ट, जो सिख धर्म के अंदर भी पूरा सपोर्ट अकाली दल को नहीं मिल रहा था। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हो या हिंदू, अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था। ठीक है, और दलितों की कांग्रेस कहीं ना कहीं फेवरेट पार्टी रही है। ठीक है, दलित कम्युनिटी की, पिछड़ी जाति के लोगों की कांग्रेस फेवरेट पार्टी रही है। अब चाहे वो दलित, चाहे सिख समुदाय के हों और चाहे वो हिंदू समुदाय के हों, कौन से भी समुदाय के हों, परंतु अकालियों की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा समर्थन दलितों ने करा है, बैकवर्ड कास्ट के लोगों ने करा है। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। अब ये जो अकाली दल बना हुआ है, इस ही अकाली दल का एक जो तबका है, आप एक जो ग्रुप है, वो पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाता है। ठीक है, अधिक ऑटोनॉमी की, अधिक आजादी की मांग उठाता है। और ये जो अधिक आजादी की जो मांग है, इसको कहीं ना कहीं आप एक अलग राष्ट्र के रूप में भी देख सकते हैं कि अधिक आजादी की मांग कर रहे हैं। देखिए, कोई भी जो समस्या है ना, तो वो देश के संविधान के दायरे के अंदर सुलझनी चाहिए, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में सुलझनी चाहिए। डिमांड करना, मांग करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, मांग होनी चाहिए, लोकतंत्र का प्रतीक है। हम इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर तक जानते हुए जानेंगे कि लोकतंत्र का ये प्रतीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं होना, विरोध प्रदर्शन होना, ये सब कुछ ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, परंतु जो भी मांग हो वो संविधान के दायरे के अंदर हो और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हो, तो ही ज्यादा बेहतर है। परंतु यहाँ पे जो अकाली समुदाय का जो एक तबका है वो ज्यादा स्वायत्तता की मांग करता है, ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग करता है, जिसको हम एक अलग राष्ट्र के रूप में भी देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। ये तस्वीर आपको दिखाई गई। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई। देखिए, अब मैंने यही बात आपको कही, 1973 में आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित करा गया। ठीक है, ये प्रस्ताव पारित करने वाले कौन है? ये जो अकाली दल का जो वो तबका है, वो जो ग्रुप है जो कि ज्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहा है, ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग कर रहा है, वही ग्रुप है जो कि आनंदपुर साहिब में सिख धर्म के लोगों की एक मीटिंग बुला रहा है और वहां पे एक प्रस्ताव पारित कर रहा है। उस प्रस्ताव में कुछ मांगे होंगी जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई है कि जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा रीजन है, उसको ज्यादा स्वायत्तता, ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ज्यादा फ्रीडम दी जाए। और उस फ्रीडम में क्या है कि भैया जो हरियाणा में जो सिख धर्म के लोग गए हैं वो हमारे पास हो, पानी का जो बंटवारा है वो सही से, और चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए, और भी ऐसे विषय बहुत से मुद्दे होंगे। प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पूर्ण परिभाषित करने की बात भी शामिल थी। तो देखिए, केंद्र राज्यों के संबंधों को पूर्ण परिभाषित करने की मांग, मतलब यहां पे क्या कहा गया कि जो भारत के संविधान में जो संघवाद की व्यवस्था करी गई है, भारत के संविधान में जो संघवाद फेडरलिज्म की व्यवस्था करी गई है, जिसमें केंद्र सरकार थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर है और राज्य सरकारों के पास कम पावर है। हमने क्लास 11th में संघवाद का चैप्टर पढ़ा और उसमें हमने ये पढ़ा कि भारत साथ लेकर संघ वाला देश है, जहां पर सबको साथ लेकर के चलना होगा, और ऐसी व्यवस्थाओं में केंद्र सरकार राज्य की तुलना में थोड़ा सा मजबूत होता है। तो यहां पर पंजाब में जो अकाली दल है, आनंदपुर साहिब में जो प्रस्ताव लेकर के आया गया है, उसमें केंद्र राज्य के संबंधों को पूर्ण परिभाषित करने की मांग करी गई है। मतलब कि राज्य सरकार को या तो बराबर की शक्तियां दी जाए या थोड़ी सी केंद्र से ज्यादा शक्तियां दी जाए, जिससे कि उनकी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूरी हो सके, जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो सके। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में पहली मांग तो क्या करी गई कि केंद्र राज्य संबंधों को पूर्ण परिभाषित किया जाए, मतलब केंद्र सरकार के पास थोड़ी कम शक्तियां होनी चाहिए, हमारे पास ज्यादा स्वायत्तता, हमारे पास ज्यादा ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अब आप एक बात ये और देखिए कि भारत के जो संविधान निर्माता है उनका विजन देखिए बच्चों, उनकी दूरदर्शिता देखिए। आप ये खुद सोचिए कि अगर भारत के संविधान निर्माता केंद्र राज्यों को बराबर शक्तियां दे जाते हैं, या अमेरिका में जैसा है कि जहां पर राज्य के पास ज्यादा ताकत है और केंद्र के पास कम ताकत है, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, ये समस्या कभी हम सोल्व ही नहीं कर पाते। और ये बिल्कुल थोड़ा सा आंदोलन करते अलग राष्ट्र बना लेते, थोड़ा सा आंदोलन होता अलग राष्ट्र बना लेते। क्यों? क्योंकि केंद्र के पास इतनी शक्तियां नहीं होती।
परंतु हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को सलाम है, ठीक है, उनके विजन को सलाम है। उन्होंने पहले से ही केंद्र को ज्यादा ताकत दी। हाँ, मानते हैं कि समय समय पर हो सकता है केंद्र सरकार ने अपनी पावर का मिसयूज करा हो, परंतु देश की एकता और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को ज्यादा पावर देना बड़ा आवश्यक है, केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत देना बड़ा आवश्यकता। और यह बात कैसे प्रूफ होती है, मुझे के मुंशी जी की बात याद आती है, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे और प्रारूप समिति में के भी सदस्य थे। तो उन्होंने कहा था कि हमें हमारे इतिहास से सीखना चाहिए। हमारे इतिहास में जब एक राजा के पास पूरे देश का कंट्रोल रहा है तो कोई से बाहर से आक्रमण नहीं हुआ, परंतु जब हम राज्यों में बट गए, ये मेरा राजवाड़ा, ये मेरा रजवाड़ा, ये मेरा एरिया, तो बाहर से आक्रमणियों ने आकर करके हमारे देश पे क्या करा, आक्रमण करा, जो कि गलत बात है। इसलिए हमें राज्यों से ज्यादा केंद्र को ताकत देनी होगी, जिससे कि कोई भारी शक्ति भारत की तरफ आंख उठा करके भी ना देख सके, भारत की भारी शक्ति कोई भी भारत का वापस से बंटवारा करने की सोच ना सके। ये देखिए, विजन देखिए आप हमारे संविधान निर्माताओं का, और इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत बनाया, जिससे कि कोई भी देश का जो एकता अखंडता को खतरा ना पहुंचा सके। तो यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों को पूर्ण परिभाषित करने की मांग जो करी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि नहीं साहब, राज्यों को ज्यादा ताकत दे दी जाएगी तो केंद्र कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो वो पावर नहीं रहेगी केंद्र के पास, जो कि अभी कंट्रोल कर पा रहा है। इस प्रस्ताव में सिख कौम, नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों का बोलबाला, प्रभुत्व या वर्चस्व का ऐलान किया गया है। सिख कौम, ठीक है, पूरा सिख ग्रुप, जिसमें नेशन या समुदाय की आकांक्षा है, ठीक है, उनकी जो आकांक्षा है, उनकी इच्छा है, उन पर जोर दिया गया है। यह प्रस्ताव भारत में संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है कि संघवाद को मजबूत करना चाहिए, और इनकी नजर में संघवाद का मजबूत होने का अर्थ क्या है कि राज्यों के पास ज्यादा ताकत आ जाए, राज्यों के पास जो है ज्यादा पावर आ जाए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। तो ये जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया तो उस पर सिख जन समुदाय का क्या है, बड़ा कम असर पड़ा, कोई बहुत ज्यादा विशेष बड़ा असर सिख समुदाय के लोगों पर नहीं पड़ा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, फिर खालिस्तानी शब्द निकल के आया कि नहीं साहब, ये जो आनंदपुर साहिब में प्रस्ताव लेकर के आए खालिस्तानी लोग हैं, ये तो क्या है, ये सिख धर्म के लोग नहीं है, ये तो क्या कर रहे हैं कि पंजाब को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, सिख धर्म की इमेज खराब करने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र को एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिख धर्म के नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, सिख धर्म तो बड़ा पवित्र है, ऐसा कर ही नहीं सकता। तो आनंदपुर साहिब पे जो सिख जन समुदाय का बहुत कम असर पड़ा, कोई बहुत बड़ा असर नहीं हुआ। कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। अब 1980 में जब अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई, सरकार को हटा दिया गया, तो पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच में जो पानी का बंटवारा था उसके मुद्दे को लेकर करके आंदोलन चलाया गया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई। अब ये जो धार्मिक नेताओं का एक तबका है उसने स्वायत्त सिख पहचान की एक बात उठाई कि जो सिख है वो एक अलग पहचान है, ठीक है, ऑटोनोमस पहचान है, ठीक है, अलग है वो। अब बात करते हैं हिंसा का चक्र, ठीक है, ये जो हिंसा हम लोगों ने देखी, हमने जिसके बारे में ओवरव्यू में पढ़ा, वो हिंसा का चक्र कहां से शुरू होता है, किस प्रकार से खत्म होता है, वो देखते हैं। जल्दी ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। देखिए, पहले जो आंदोलन था वो नरमपंथियों के हाथ में था। नरमपंथी मतलब ठीक है, हाँ, सरकार से आग्रह करेंगे, सरकार से बात करेंगे, सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। परंतु अब वो आंदोलन नरमपंथियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी चला गया, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं, हम हमारी मांगों को पूरा करने के लिए विद्रोह भी करेंगे, और विद्रोह में अगर हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा तो हथियारों का इस्तेमाल भी करेंगे, हम हिंसा भी करेंगे। ये मतलब कहीं ना कहीं हिंसा के आदर्श के लिए दर्शाया जाता है नरमपंथी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंसा एक्सट्रीमिस्ट जो हो जाते हैं वो है। तो सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया गया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। तो जो उग्रवादी है, ठीक है, उन उग्रवादियों ने क्या है, सिखों के जो तीर्थ स्वर्ण मंदिर है उसको अपना मुख्यालय बना लिया, ठीक है, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में उसको पूरा अपना एक तरीके से अड्डे के तौर पे, ठीक है, कि भाई यहां से ही क्या है, ये जो पूरा उग्रवादियों का सेंटर उसको बना लिया, जो कि सबसे तीर्थ स्थान है हमारे लिए। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। तो अब जब वहां पर उग्रवादी पहुंच चुके हैं, स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की एकता अखंडता के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो सरकार ने 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। और उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सबसे पहले तो पंजाब में कर्फ्यू लगाया गया और उसके बाद इंडियन आर्मी को वहां पर भेजा गया, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का ये कूट नाम था, मतलब एक आप कह सकते हैं शॉर्ट नाम दिया गया।
इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को भी क्षति पहुंची। ठीक है, अब उग्रवादियों को तो मार भगाया और करीबन 80 से 90 हमारे जो देश के सैनिक हैं वो भी इस पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए, जो कि बड़ी दुखद घटना थी। तो सेना ने उग्रवादियों को तो मार भगाया, परंतु उस जो कार्रवाई हो रही थी, ठीक है, जो सेना की तरफ से कार्रवाई हो रही थी और जो उग्रवादियों ने गोलियां चलाई, ठीक है, उन सब में क्या हुआ कि जो स्वर्ण मंदिर था उसको क्या हो गया, थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, उसको थोड़ी सी क्षति पहुंचती है। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। तो जो सिख धर्म के लोग थे उनको बड़ी गहरी चोट लगी नहीं साहब, कि सेना की कार्रवाई के बाद और इस पूरे ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार ये सब कुछ जो चला, उससे जो सबसे पवित्र स्थान हमारा स्वर्ण मंदिर था उसको नुकसान पहुंचा है, और उस नुकसान के कारण सिखों को इस बात का बड़ा दुख होता है, बड़ा आघात होता है। भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। ठीक है, चाहे भारत में जो सिख धर्म के लोग रह रहे हैं वो, और भारत से बाहर अगर कोई सिख धर्म के लोग रह रहे हैं, उन सभी ने इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्या है, अपने धर्म विश्वास के खिलाफ हमला माना, कि सरकार ने हमारे धर्म विश्वास के खिलाफ हमला करा क्योंकि सरकार ने स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाया। इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूह को और बल मिला। तो जो उग्रवादी और चरमपंथी समूह थे उनको इस बात से और भी बल मिल गया कि वाह यार, सिख धर्म के लोग सरकार के खिलाफ हो गए, हाँ बिल्कुल अच्छा मुद्दा मिल गया, अच्छा टाइम है, चलो इस मुद्दे को उठाएंगे, इस मुद्दे को और सरकार के सामने हाईलाइट करेंगे। नहीं कि भाई सरकार हमारे सिखों के खिलाफ है, सरकार ने हमारे स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाया, सरकार की जो सैन्य कार्रवाई हुई है उसके कारण हमारे सिख मंदिर को नुकसान पहुंचाए। तो अब वो चरमपंथी जो है, वो जो उग्रवादियों का ग्रुप है, उसको और भी ज्यादा ताकत मिल जाती है। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते में ला खड़ा करा। तो अभी घटनाएं रुकी नहीं थी और घटनाएं अभी आगे बढ़ रही थी, और जो आगे घटनाएं बढ़ रही थी उन्होंने पंजाब को और भी ज्यादा समस्याओं में फंसा दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। तो यहाँ पे भारत के एक और प्रधानमंत्री का कार्यकाल, उनका दौर, उनका समय पूरा हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के 2 अंगरक्षकों ने, जो कि सिख समुदाय से जुड़े हुए थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। और उन्होंने हत्या करी क्यों? क्योंकि वो ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। उनको ये लगता था कि जो सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया वो सिख धर्म की आस्था के, विश्वास के खिलाफ था। उन्होंने सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाए, क्षति पहुंचाए। ये सबके पीछे किसका हाथ था? इंदिरा गांधी जी का था, ऐसा उनको महसूस हुआ और इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। अब इंदिरा गांधी जी की हत्या करने के बाद गद्दी पे जो बैठेंगे वो बैठेंगे राजीव गांधी जी। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था, तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। तो पूरा देश इंदिरा गांधी जी की इस मृत्यु से, इस हत्या से काफी दुखी था पूरा देश। और एक तरफ पूरा देश दुख मना रहा था, तो दूसरी तरफ सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी थी। क्यों? क्योंकि जो ये इंदिरा गांधी जी को मारा गया और जो 2 सिख समुदाय के अंगरक्षकों ने मारा, तो लोगों में ज्यादा गुस्सा था कि नहीं साहब, हमारी लोकप्रिय नेता को मार दिया गया है। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। तो यह हिंसा कई हफ्तों तक चली। 2000 से अधिक लोगों को मार दिया गया, सिख समुदाय के लोगों को मार दिया गया। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो दिल्ली का क्षेत्र हुआ। इसके अलावा और भी काफी जगह, कानपुर में, बोकारो में, अलग अलग जगह पे सिखों के खिलाफ इस प्रकार की हिंसा करी गई। और इस प्रकार की हिंसा करी गई कि काफी सिख समुदाय के परिवारों में एक भी पुरुष नहीं बचे, एक भी मेल जो है वो नहीं बचते हैं। ऐसी स्थिति इस हिंसा के दौरान हो जाती है। कानपुर, बोकारो और चांस जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष ना बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। तो बड़ा भावना के रूप से भी इनको बड़ा दुख हुआ और काफी आर्थिक रूप से भी हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़े देर से कदम उठाए। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। तो सिख समुदाय के लोगों को इस बात का दुख था कि भैया, एक तो सरकार ने बड़ी देरी से फैसला लिया, बड़ी देरी से हिंसा को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ निर्णय लिया। और दूसरी बात यह कि भैया, हिंसा को कंट्रोल किया गया, उसके बाद जो अपराधी थे जिन्होंने हिंसा करी उनके खिलाफ कोई बहुत मजबूत दंड की व्यवस्था नहीं करी, उनको दंड नहीं दिया गया। यह सिखों का दुख सरकार के
प्रतीत था कि सरकार ने सही समय पे एक्शन नहीं लिया और जिन्होंने ये उग्रवादी घटना करी है, हिंसा करी, हमारे सिख धर्म के लोगों को मारा, उनके खिलाफ सरकार ने कोई बड़ा दंड का प्रावधान नहीं करा, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। ये भी जो सिख नरसंहार की घटना है, ये 1984 की जो हम घटना पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा दुखद साल रहा और सच में सिख धर्म के लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ही बड़ी दुख की घटना है। और इसी दुख की घटना पर 11 अगस्त 2005 को मनमोहन सिंह जी संसद में कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख है और पूरे सिख समुदाय के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए बड़ी दुखदायक घटना थी। और फिर जब अध्यक्ष को कहते हुए, जो लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष, उनको कहते माननीय अध्यक्ष, हाँ हमें बड़ा दुख है, मैं पूरे देशवासियों के आधार पर इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ये बड़ा गलत हुआ, परंतु हम लोग पास्ट को, हम भूतकाल को फिर से नहीं लिख सकते, परंतु आज हम सब मिलकर के एक बेहतर भविष्य की ओर देख सकते हैं और बेहतर भविष्य के लिए हम अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 1984 का साल किस प्रकार से दुखदायी घटनाओं का था, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले सिख मंदिर को, स्वर्ण मंदिर को कैप्चर कर लेना उग्रवादियों के द्वारा, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार का चलना, फिर इंदिरा गांधी जी की डेथ और उसके बाद ये हिंसा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी मांगी। ठीक है, तो रक्तपात मतलब ये जो खून खराबा हुआ, जो खून बहा सड़कों पर, उसके लिए अफसोस जताया और सिख विरोधी जो हिंसा हुई उसके लिए पूरे देश से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी। ये है मनमोहन सिंह जी। अब बात करते हैं शांति की ओर। ठीक है, चलिए, हिंसा हो गई, अब हिंसा के बाद शांति का दौर आएगा, शांति की ओर बढ़ाने की बात होगी। सरकार अब जो पंजाब समुदाय, पंजाब से जो लोग हैं उनसे समझौता करने की कोशिश करेगी, फिर से पंजाब को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की ओर अग्रसर करने की कोशिश करेगी। तो अब शांति की ओर में सरकार क्या कदम उठाती है? 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत करी। तो अब राजीव गांधी जी ने जो नरमपंथी अकाली नेता है, चरमपंथियों के साथ बातचीत नहीं करी, नरमपंथी अकाली नेताओं के साथ बातचीत करी। अब देखिए, एक बात हमेशा और भी ये भी ध्यान रखिएगा कि बात उन्हीं से करी जाती है जो सुनने को तैयार हो और जो समझने को तैयार हो और जो बदलने को तैयार हो। आज एक व्यक्ति अगर बिल्कुल नहीं, ऐसा ही नहीं, खटोल हो जाता है, उनसे कभी बात नहीं होती, उनसे बिल्कुल। पर जो थोड़ा सा, और हम कहते हैं ना समझौता, समझौते का मतलब क्या होता है? जब दो व्यक्ति समझौता करते हैं, मतलब कुछ जो ईगो है हमें भी त्यागना पड़ेगा और कुछ ईगो सामने वाला भी त्यागेगा। तो यहां पर भी राजीव गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो नरमपंथी अकाली नेताओं से कर रहे हैं, चरमपंथियों से नहीं, क्योंकि वो तो सुनना ही नहीं चाहते, वो तो सुनने नहीं चाहते, वो तो हिंसा करने को तैयार है, उग्र गतिविधियां है वो करने को तैयार है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थानों को नुकसान पहुंचाने पर है, ठीक है, इतनी बड़ी हिंसा करा रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या बात करना? नरमपंथी अकाली नेताओं से। ठीक है, जो बात को सुने, समझे, अपनी समस्या, एग्जैक्टली अपनी समस्या को बताए और समस्या का जो भी समाधान हो, सरकार और अकाली नेता बैठ करके उस समस्या का समाधान निकाले। तो 1984 में चुनाव के बाद राजीव गांधी जी नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत करना शुरू करा। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में, ये टाइम याद रखिएगा, 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। तो राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता भी कहा जा सकता है और पंजाब समझौता भी कहा जा सकता है। कब हुआ? जुलाई के 1985 में हुआ ये राजीव गांधी जी। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति करी जाएगी। देखिए, अब इस समझौते में क्या क्या बातें हुई। सबसे पहला पॉइंट, सरकार ने यह वादा करा कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ किसको दे देंगे? पंजाब को दे देंगे। दूसरी बात, आप पंजाब और हरियाणा के सीमा विवाद को कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्या कहा गया कि बस हरियाणा के पास कुछ ऐसा एरिया चला गया जहां पे सिख ज्यादा है, सिख बहुसंख्यक है, और वो वाला एरिया तो किसको मिलना चाहिए? पंजाब को मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने बोला, देखो ये लड़ो झगड़ा मत करो, जो भी सीमा विवाद है उसके लिए एक अलग से आयोग बिठाया जाएगा, कुछ लोगों की कमेटी बिठाई जाएगी, कुछ ग्रुप बनाए जाएंगे और वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जांच करेंगे कि हाँ भैया ये वाला एरिया हरियाणा के पास रहना चाहिए, पंजाब के पास रहना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से हम इसका समाधान निकाल लेंगे। तीसरी बात हुई, समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में रावी और व्यास ये दोनों नदियां हैं, तो रावी और व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। तो यहां पर सरकार ने कहा कि भाई आपकी जो तीसरी जो डिमांड थी वो क्या थी? पानी के बंटवारे को लेकर के थी कि भाई राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी का बंटवारा। तो उसके लिए सरकार ने कहा कि जो रावी और व्यास नदी का जो पानी है, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बीच में, उसके लिए एक अलग से न्यायाधिकरण बिठाया जाएगा। मतलब
एक तरीके से अलग से उसके लिए जो जज है उनकी पूरी एक टीम बनाई जाएगी और वो पूरे एक निष्पक्ष आप लोगों के लिए जांच करेगी और जो सही निर्णय होगा उसको आप भी मानेंगे और हम भी मानेंगे। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। चौथी बात क्या कही सरकार ने? चौथी बात सरकार ने कही कि भैया पंजाब में ये जो इतना हिंसा का चक्कर चला है उसमें जो भी लोग को नुकसान हुआ है, जिनके परिवारों में से काफी लोग मारे गए हैं, सब कुछ जो भी हुआ है उसके लिए सरकार मुआवजा देगी, उनके लिए सरकार कुछ अच्छे प्रावधान करेगी। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हुई। और पांचवा क्या है कि विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, ठीक है, जो वहां पर सुरक्षा बल को तैनात करने की बात करी गई थी, सेना को तैनात करके रखने की बात करी गई थी, वो वाला अधिनियम, वो वाला कानून सरकार वापस ले लेगी और सेना को वहां से हटा देगी, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपना सभी जीवन जी सके। तो ये 5 बातें इस पंजाब समझौते में होती है। 5 बातों पर पंजाब समझौते में जोड़ दिया गया है। ये पांचों बातें आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होनी चाहिए कि 5 मेन बातें जो है लोंगोवाल और राजीव गांधी समझौते में क्या हुई है या पंजाब समझौते में क्या हुई है। इन 5 जो ये पंजाब समझौता हुआ, अब आप कैसे याद रख सकते हैं? पंजाब, पंज का मतलब भी 5 होता है और पंजाब समझौते में 5 ही बातें करी गई हैं। तो इन 5 बातों को आपको ध्यान रखना है और इन 5 बातों से ही पंजाब में अमन और शांति कायम होगी, शांति स्थापित होगी। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हो और न ही समझौते के तत्काल बाद हिंसा का चक्र लगभग 1 दशक तक चलता रहा। देखिए, अमन शांति कायम होगी परंतु सडनली नहीं, एक साथ नहीं, ठीक है। तो जैसे ही समझौते के बाद न तो अमन शांति कायम हुई और न ही हिंसा का चक्र रुका, 1 दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाई में मानव अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ। तो अब उग्रवादियों ने हिंसा करी, ओके, और उस हिंसा को दबाने के लिए फिर हमारी पुलिस ने, हमारी आर्मी ने वापस से कार्रवाई करी। तो इन सब के बीच में मानव अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ, मतलब काफी निर्दोष भी मारे गए हैं, काफी लोगों को मारा गया है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा गलत था। साथ ही पुलिस की ओर से भी जाती हुई, तो पुलिस ने भी कुछ ज्यादा ही लोगों पे क्रूरता दिखाई, ठीक है। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्कर में अकाली दल बिखर गया और अब इसमें क्या है, अकाली दल जो कि 1920 के दशक में बना था, ये बिखर चुका है, ये टूट चुका है। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राजनीतिक और चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई, तो वहां पर चुनाव जो है वो रुके, ठीक है, समय समय पर चुनाव नहीं हो सके और वापिस इस राजनीतिक प्रक्रिया को पटरी पर लाना थोड़ा सा कठिन सा काम था, इतनी आसानी से पटरी पर नहीं आ पा रही थी। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने के लिए आए, ठीक है। तो 1992 में फिर चुनाव कराए गए, 1992 में चुनाव कराए गए और 24%, सिर्फ 24%, जितने भी टोटल मतदाता थे, वोटर्स थे, उसमें से सिर्फ 24% लोग ही वोट डालने आए। क्यों? क्योंकि हिंसा का चक्कर चल रहा था, सेना की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई हो रही थी, तो लोगों के मन में डर था, भय था कि नहीं साहब, हम वोट डालने जाएंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए लोगों ने वोट ही नहीं डाला। सिर्फ 24% लोगों ने ही वोट डाला। यह मतदान की तस्वीर आपको दिखाई गई। उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हो या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। तो उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा ही दिया, ठीक है, उग्रवाद को बिल्कुल दबा दिया, उसको खत्म वहां से करने की पूरी कोशिश करी गई। परंतु पंजाब के लोग, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के हो, परंतु उन्होंने अनगिनत दुख उठाए। काफी दुख उन लोगों ने उठाए हैं, पंजाब के लोगों ने, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के क्यों ना हो। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। तो 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में, मतलब 1995 के आसपास में आते आते पंजाब में अब धीरे धीरे शांति स्थापित होना शुरू हो गई थी। 1997 में 1997 में अकाली दल, बादल और भाजपा के गठबंधन को बड़ी विजय मिली। तो अकाली दल, बादल, ठीक है, वहां के सीएम रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, ठीक है, और भाजपा के गठबंधन जो है उनको बड़ी विजय मिली। तो अकाली दल ने और भाजपा ने गठबंधन करा और वहां पे बड़ी विजय मिल जाती है इस गठबंधन को। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। तो उग्रवाद का खात्मा होने के बाद 1997 में पहला चुनाव हुआ और उस चुनाव में अकाली दल, बादल और भाजपा ने मिलकर के गठबंधन की सरकार वहां पर बनाई और अब फिर से एक बार पंजाब शांति की ओर, सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे। अब धर्म, जाति, इनसे ऊपर उठकर करके अब आर्थिक विकास के सवाल प्रमुख थे, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के जो सवाल थे वो प्रमुख थे। हालांकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है, लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी थी और अभी भी धार्मिक पहचान जो है वो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं ना कि हमारी अनेकों पहचान है, हमारी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर हमारी अनेकों पहचान है, और ये पहचानों पर गर्व करना, इन पहचानों को आगे ले जाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ये हमारी जो पहचान है ना, ये राष्ट्र की पहचान से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ना, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं, तो सबसे पहले और अंत में हमें भारतीय ही बनना है। ये पहचान हम हमारे घरों तक, हम हमारे लेवल तक सीमित रखें, ठीक है, पर राष्ट्र से ऊपर ये नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर भी धर्म की पहचान जनता के लिए भी महत्वपूर्ण थी, परंतु अब वो धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी थी कि भाई सभी धर्म समान होंगे, सभी एक जैसे होंगे, सभी बराबर होंगे। तो यहाँ पे अब जो आंदोलन है वो रुक चुके थे, अब हिंसा जो है वो रुक चुकी थी, पंजाब शांति की ओर अग्रसर हो चुका था। तो यहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं में हमने एक और जो टॉपिक है पंजाब का वो पूरा कवर कर लिया, बड़े जीरो से लेकर के नेक्स्ट लेवल तक सब कुछ जान लिया, पंजाब की पूरी जो कहानी है वो जान ली। आपको आज ये भी पता चला होगा कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी की हत्या करी गई, ठीक है, ये कहानी भी जानी, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी आप लोगों ने समझा। ओके, अब हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम आगे के जो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे बेटा नॉर्थ ईस्ट की बात हम लोग करेंगे, परंतु नॉर्थ ईस्ट की बात करने से पहले यहाँ पे जो आपके बॉक्स में दे रखा है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल सिखों के धार्मिक एवं राजनीतिक नेता, 1932 से 85 तक का इनका टाइम रहता है। सिखों के धार्मिक और राजनीतिक नेता है। छठे दशक के दौरान राजनीतिक जीवन की शुरुआत अकाली नेता के रूप में, तो छठे दशक के में करी इन्होंने। 1980 में अकाली दल के अध्यक्ष बने। अकालियों की प्रमुख मांगों को लेकर समझौता करा। अज्ञात प्रधानमंत्री राजीव गांधी सिख युवक द्वारा हत्या, ठीक है। फिर है मास्टर तारा सिंह जो कि 1885 से 1967 तक रहे। प्रमुख सिख धार्मिक एवं राजनीतिक नेता रहे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शुरुआती नेताओं में से एक है। अकाली आंदोलन के नेता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों के साथ समझौते की कांग्रेस नीति के विरोधी भी रहे। स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक भी रहे। तो ये मास्टर तारा सिंह है। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा एक टॉपिक और एक लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। आपको ये जो पंजाब की कहानी है कैसी लगी, कैसे समझ में आई, अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गई, कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कैसी समझ में आई वो भी बताना, और अपने चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, और सारी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।